रिया और उसकी माँ एक पुराने घर में शिफ्ट होते हैं। घर शहर से थोड़ा दूर है, एक ऐसा इलाका जहाँ आसपास ज्यादा लोग नहीं रहते। घर का स्ट्रक्चर देखने में तो मजबूत लगता है, लेकिन अंदर घुसते ही एक अजीब सी खामोशी महसूस होती है, जैसे दीवारें भी सांस ले रही हो। शिफ्ट करते वक्त रिया घर के कोने में रखा एक बड़ा सा मिरर देखती है। मिरर पुराना है, फ्रेम पर मिट्टी, जंग और कुछ अजीब तरह के निशान बने हुए हैं। पहले तो वो इग्नोर कर देती है, लेकिन जाने क्यों उस मिरर की तरफ उसका ध्यान बार बार जाता है। पहली रात तो सब कुछ ठीक रहता है, दूसरी रात भी नॉर्मल रहता है, लेकिन तीसरी रात जब रिया किचन से पानी लेने जाती है तो उसे लगता है कि घर की हवा कुछ अलग है, ज्यादा ठंडी और ज्यादा भारी। उसे लगता है जैसे उसे कोई देख रहा हो। वो किचन से पानी लेकर वापस आती है और उसकी नजर अनजाने में उस मिरर पर पड़ती है। एक पल के लिए तो सब नॉर्मल होता है, सिर्फ उसका रिफ्लेक्शन। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ती है, उसे लगता है उसका रिफ्लेक्शन भी अभी भी उसी की तरफ देख रहा है। दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो वापस देखती है और सब कुछ नॉर्मल होता है। उसे लगता है शायद उसकी आंखों का धोखा है। अगली कुछ रातों तक यही छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं। कभी लगता है रिफ्लेक्शन देर से मूव कर रहा है, कभी लगता है मिरर के पास से गुजरते वक्त कोई ठंडी हवा उसके चेहरे को छू कर गई। रिया अपनी माँ से कुछ कहना चाहती थी, पर वो ये सोचकर कि उसकी माँ परेशान हो जाएंगी, उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन एक रात सब बदल जाता है। घर में अंधेरा है, सिर्फ एक बल्ब जल रहा है। रिया को सोते सोते पानी की प्यास लगी तो वो पानी लेने के लिए उठती है। उसकी माँ गहरी नींद में सो रही थी। रिया चुपके से पानी लेने जाती है, लेकिन जैसे ही वापस आती है उसकी नजर मिरर पर जाती है और उस पल उसके पैर ठिठक जाते हैं। मिरर में सिर्फ उसका रिफ्लेक्शन नहीं है, उसके बिल्कुल पीछे एक औरत खड़ी है। लंबे काले उलझे हुए बाल जो जमीन को छू रहे हैं, आंखें बिल्कुल सफेद और होठ टेढ़े मेढ़े फटे हुए। एक ऐसी मुस्कान के साथ जो इंसान के अंदर तक घुस जाए। रिया के हाथ से पानी का गिलास छूटकर गिर जाता है। वो पल भर के लिए जम सी जाती है। औरत कुछ बोल रही है, लेकिन आवाज नॉर्मल नहीं है, जैसे दूर से पानी के नीचे से कोई बुला रहा हो, रिया मेरे पास आ। रिया का गला सूख जाता है। उसके पैर मिरर के सामने चिपक से जाते हैं, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। उसके सामने की सरफेस लिक्विड जैसे हिलने लगती है। मिरर के अंदर से ही काला धुआं निकलकर उसके पैरों के आसपास घूमने लगता है और उसी पल रिया समझ जाती है ये मिरर कोई आम चीज नहीं है, ये एक दरवाजा है और उस दरवाजे के पीछे कोई है जो उसे अपनी तरफ खींच रहा है। रिया के सामने मिरर का सरफेस हिलता रहता है, जैसे पानी की लेयर हो। उसके पैर अपने आप मिरर की तरफ खींचने लगते हैं। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। उसका गला बिल्कुल सूख जाता है। मिरर के अंदर वाली औरत अपने काले बाल हिलाती है और धीरे धीरे अपने हाथ मिरर की तरफ बढ़ाती है। उंगलियां पतली और लंबी और टेढ़ी। रिया, आवाज और गहरी हो जाती है, बस एक कदम और तू हमारी हो जाएगी। रिया अपनी पूरी ताकत से पीछे हटने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पैर जमे रहते हैं। उसका दिल धड़ धड़ कर रहा था, जैसे अभी फट जाएगा। तभी मिरर में उसका रिफ्लेक्शन हिलता है, लेकिन अजीब बात यह है कि रिफ्लेक्शन उसके जैसा बिहेव नहीं कर रहा।
रिया का असली चेहरा डर के मारे पसीना पसीना है, पर मिरर वाली रिया वो मुस्कुरा रही है। उसकी आंखें मिरर के अंदर वाली औरत की तरह सफेद हो चुकी हैं, लेकिन रिया शॉक में रह जाती है। रिफ्लेक्शन अपना हाथ मिरर के अंदर वाली औरत के हाथ पर रख देता है, जैसे दोनों एक ही टीम में हो। तू समझती है तू अकेली है? रिफ्लेक्शन हंसी निकालता है। मैं तू ही हूं और मुझे वापस अपनी जगह चाहिए। रिया चीखने की कोशिश करती है, लेकिन उसके रिया होंठ अपनी बिल्कुल पूरी बंद हो जाते हिम्मत हैं। जोड़कर आवाज ही नहीं निकलती। जोर से पीछे ऐसे लगता गिर है जाती जैसे है। उसके उसके पैर फाइनली मिरर के खिंचाव से छूट जाते हैं। वो जमीन पर गिरती है, लेकिन देखती है कि रिफ्लेक्शन अब मिरर से निकलकर बाहर आने लगा है। उसके सामने एक दूसरी रिया खड़ी है, वही चेहरा, वही शरीर, सिर्फ आंखें सफेद और मुस्कान टेढ़ी। अब तू अंदर और मैं बाहर, वो बोलती है। पूरे रिया समझ जाती है अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो वो डुप्लीकेट उसकी जिंदगी ले लेगी और असली रिया हमेशा के लिए मिरर के अंदर बंद हो जाएगी। उसका दिमाग तेजी से चलने लगता है। मिरर रिफ्लेक्शन, इसका मतलब है शायद मिरर को उसी के अगेंस्ट यूज करना होगा। वो हाथ में पड़े ग्लास के टुकड़े को उठाती है और अपने हाथ पर एक छोटा सा कट कर देती है। खून टपक कर सीधा मिरर पर गिरता है। मिरर तुरंत रिएक्ट करता है। अंदर से वही औरत चीख कर पीछे हट जाती है। डुप्लीकेट रिया भी डरने लगती है। उसका चेहरा हिलने लगता है, जैसे वो कोई धुआं हो। असली रिया चीखती है, तू मेरा साया है और साया कभी रोशनी को जीत नहीं सकता। वो अपना खून लगा हुआ हाथ मिरर की तरफ डाल देती है और एक जोर का धमाका होता है। डुप्लीकेट रिया वापस से खींचकर मिरर के अंदर गिर जाती है और साथ ही वो सफेद आंखों वाली औरत भी खून में जलकर खत्म होने लगती है। मिरर का सरफेस जलता है, तार तार होता है और उसमें से एक आखिरी चीख निकलती है, रिया तू बच गई। पर दरवाजा अभी बंद नहीं हुआ। मिरर का ग्लास टूटकर गिरता है। कमरा अंधेरे में डूब जाता है। रिया बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। रिया जमीन पर बेहोश पड़ी होती है। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की के अंदर से आ रही होती है। उसकी माँ उसे हिला हिला कर तुरंत उठाती है। रिया, रिया बेटा उठ, ये क्या हुआ तुम्हें? रिया आंखें खोलती है। उसका सिर भारी भारी सा लगता है। उसे याद आता है रात का सब कुछ, वो औरत, डुप्लीकेट रिफ्लेक्शन, मिरर का फटना, सब कुछ। वो हिचकिचाहट के साथ उठकर देखती है। मिरर अभी भी वहीं पड़ा है। ग्लास के टुकड़े जमीन पर बिखरे हुए हैं, लेकिन अजीब बात यह है कि वो टुकड़े अपने आप हिल रहे हैं। धीरे धीरे दोनों माँ बेटी पर तुरंत हथौड़ा लाती है और मिरर को जोर जोर से तोड़ती हैं। लेकिन हर बार टुकड़े और ज्यादा छोटे हो जाते हैं और फिर मिरर अपने आप जुड़ जाता है, जैसे उस मिरर की रूह को मारना नामुमकिन है। ये नॉर्मल चीज रात होती है। रिया ने सोच लिया था कि वो इस रात अपनी माँ के कमरे में ही सोएगी, लेकिन जैसे ही वो माँ के पास जाने लगती है, उसका दरवाजा अंदर से बंद हो जाता है। माँ जोर जोर से कूट कूट कर दरवाजा चिल्लाती है, रिया दरवाजा खोल, ये खुद से बंद हो गया है। रिया उन्हें संभालने लगती है, लेकिन उसके पीछे से एक आवाज आती है, जो एक हल्की सी फुस्क फुस्क सी आवाज, जैसे जमीन के हर कोने से आ रही हो। रिया, अब कोई तुझे नहीं बचा सकता। रिया घूमती है और देखती है कि कमरे के एक कोने में एक छोटा सा मिरर का टुकड़ा चमक रहा है। उसमें उसका रिफ्लेक्शन खड़ा है और वो रिफ्लेक्शन उसे घूर कर हंस रहा है।
धीरे धीरे और भी टुकड़े चमकने लगते हैं। दीवार पर, फ्लोर पर, फर्नीचर के किनारे पर, हर टुकड़े में एक अलग रिया दिख रही है। कोई हंस रही है, कोई रो रही है और कोई उसे घूर रही है। उसका दिमाग घूम जाता है। उसे लगता है जैसे घर के अंदर दूसरों की जगह उसके ही चेहरे फैल गए हैं। अचानक एक टुकड़े में से एक हाथ बाहर निकलता है और उसकी कलाई को पकड़ लेता है। दूसरे टुकड़े से एक और हाथ आता है और धीरे धीरे रिया के पूरे हाथ पैर खींचने लग जाते हैं। अब तू अंदर और हम सब बाहर, सभी रिफ्लेक्शंस एक साथ बोलते हैं। रिया चीखने की कोशिश करती है लेकिन आवाज ही नहीं निकलती। महसूस उसका गला जैसे हर किसी ने टुकड़ा दबा एक दिया हो। दरवाजा बन गया उसकी है माँ और हर दरवाजे के दरवाजे पीछे से चीख रही उसका है, एक रिया डार्क बेटा वर्जन आवाज दो खड़ा मुझे। है। लेकिन रिया रिया जोर जोर से उसको पैर झटक रही होती है, लेकिन मिरर के छोटे छोटे टुकड़े उसे खींच लेते हैं। एक पल में वो अंधेरे के समंदर में गिर जाती है। उसके इर्द गिर्द कोई जमीन नहीं, कोई आसमान नहीं, सिर्फ एक काला ठंडा खोखला धुआं जहां सांसें भी गूंज रही होती हैं। अचानक से उसके सामने एक रोशनी जगती है और वो रोशनी से निकलकर डुप्लीकेट रिया के सामने आती है। वही चेहरा, वही शरीर, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल सफेद और होठ टेढ़े फटे हुए। डुप्लीकेट अपना सर टेढ़ा करके धीरे से बोलती है, मैं हूं वो जो तू दिखने नहीं देती। तेरे अंदर का अंधेरा मैं हमेशा से थी, बस इंतजार था एक दरवाजे का। रिया पीछे हटने लगती है, लेकिन उसके पैर नीचे किसी कांच के डुप्लीकेट टुकड़े उसके करीब आकर उसका गला पकड़ लेती है। उसके टच से रिया को लगता है जैसे कोई बर्फ का टुकड़ा उसके गले पे किसी ने रख दिया हो। अब तेरी बॉडी मेरी, तेरी माँ मेरी और तेरी जिंदगी भी मेरी। रिया अपनी पूरी ताकत से डुप्लीकेट का हाथ हटाने की कोशिश करती है, लेकिन डुप्लीकेट और भी ज्यादा जोर लगाती है। उसका चेहरा और भी टेढ़ा हो जाता है। तभी रिया को एक चीज याद आ जाती है। मिरर हमेशा रिफ्लेक्शन को दिखाता है, असली को नहीं। अगर उसने डुप्लीकेट को मिरर में बंद करना है तो उसे फोर्सफुली उसका रिफ्लेक्शन बना के वापस भेजना होगा। वो आंख बंद करके जोर से डुप्लीकेट का हाथ पकड़ लेती है और उसके कान में चीख कर कहती है, तू मैं नहीं है, तू सिर्फ मेरा एक साया है और साया हमेशा रोशनी में जल जाता है। जैसे ही वो ये बोलती है, रिया के हाथ से निकलती एक चमक जो मिरर जैसी सरफेस बना देती है, उस सरफेस में दोनों के रिफ्लेक्शन दिखते हैं। लेकिन एक ट्विस्ट है, रिफ्लेक्शन में सिर्फ एक ही रिया नॉर्मल दिख रही है और वो भी असली वाली है। डुप्लीकेट का रिफ्लेक्शन बिल्कुल टूटे फूटे धुएं के फॉर्म में दिख रहा है। डुप्लीकेट घबरा कर चीखने लगती है, नहीं, ये मेरी जगह है, मेरा हक है ये। वो रिया को जोर से मिरर के अंदर खींचना चाहती है, लेकिन रिफ्लेक्शन की सरफेस उसके लिए पॉइजन बन जाती है। उसका चेहरा मेल्ट होने लगता है, सफेद आंखें खून से लाल हो जाती हैं और उसकी बॉडी भी धीरे धीरे टुकड़ों में टूटकर मिरर के सरफेस के अंदर समाने लगती हैं। हर तरफ से चीखने की गूंज गूंजती है, रिया की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। और एक धमाके के साथ डुप्लीकेट मिरर के अंदर खींच जाती है। रिया जमीन पर गिर जाती है, उसके पैरों के बंधन लेकिन खुल जाते हैं। उसके सामने एक और मिरर सरफेस बन गया है, अकेली रह जाती है। उसकी माँ चीख रही है, दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रही है,
माँ की आवाज बिल्कुल असली है। आंखों में आंसू लेकर रिया उस सरफेस की तरफ हाथ बढ़ाती है और धीरे धीरे उसकी उंगलियां उस सरफेस के पार निकल जाती हैं। वो अपनी माँ का हाथ पकड़ती है। रिया अपने पैर खोलने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन काली लटाएं जैसे उसे जंजीर की तरह वापस से खींच रही हैं। माँ के हाथ की गर्माहट अभी भी उसकी उंगलियों में महसूस हो रही है, लेकिन एक झटके से वो ग्रिप छूट जाता है। माँ! रिया की चीख अंधेरे में गूंज जाती है। अगले ही पल उसके चारों तरफ बस शून्य है, ना जमीन ना आसमान, सिर्फ एक ठंडा सन्नाटा। उसके पैर नीचे जैसे धुंध में धंस गए हैं। सांस लेने में भी बोझ लगता है, जैसे हवा खुद उसके खिलाफ हो। रिया अपनी धड़कती सांसों को संभालते हुए धीरे से बोलती है, ये जगह ये नॉर्मल नहीं है। मैं कहाँ आ गई? तभी एक ठंडी हवा जो उसके कान को छूकर निकलती है। तू वही है जहाँ तुझे हमेशा से होना चाहिए था। रिया का जिस्म थरथरा जाता है। वो पलट कर देखती है और उसके सामने उसी का डुप्लीकेट खड़ा है। वो डुप्लीकेट रिया धीरे धीरे मुस्कुराती है। उसके चेहरे की मुस्कान नेचुरल नहीं, जैसे हड्डी अंदर से फटी हुई हो। सफेद आंखें सीधा रिया के अंदर झांक रही हैं। तू डर रही है ना, क्योंकि तू जानती है कि मैं असल में हूँ। रिया पीछे हटने लगती है। उसके पैर नीचे से चक की आवाज करते हैं और वो देखती है कि उस धुंध से मिरर के टुकड़े उभर आए हैं। हर टुकड़े में उसी का चेहरा है। कोई रो रहा है, कोई चीख रहा है, कोई बस खाली आंखों से उसे घूर रहा है। डुप्लीकेट रिया आगे बढ़कर बोलती है, देखा, तू कभी एक नहीं थी, तू हमेशा से ही टुकड़ों में बनती रही है। हर डर, हर दर्द, सब यहाँ का हिस्सा है। रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे अपनी माँ की याद आती है। मैं अपनी माँ के पास वापस जाऊंगी। अपनी माँ के पास? हाँ, रिया अपनी आंखों को पूछा और मन में पक्का इरादा करती है। उसकी आवाज में डर था, लेकिन उस डर के पीछे एक जज्बा भी था। डुप्लीकेट की मुस्कान और गहरी हो जाती है। माँ, उस माँ को तू पहचान भी पाएगी? क्या तुझे पता है असली कौन है, या फिर तू बस एक और धोखे को गले लगा लेगी? ये कहकर डुप्लीकेट बिल्कुल उसके करीब आ जाती है। उसका चेहरा इतना पास है कि रिया उसकी सांस की ठंडी हवा भी फील करती है। तू चाहे जितना भाग ले, पर आखिर में तू खुद अपने ही टुकड़ों में घुट जाएगी। अचानक डुप्लीकेट का हाथ आगे बढ़ता है और रिया का गला कसकर पकड़ लेता है। उस ग्रिप से रिया के गले की नसें फटने लगती हैं। सांस रुक जाती है। वो अपनी पूरी ताकत से उसे धकेलती है, लेकिन डुप्लीकेट की ताकत इंसानों जैसी नहीं, वो ठंडी और पत्थर की तरह है। रिया की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। माँ का चेहरा याद आता है उसे, उसकी आवाज, उसकी रूह का गरम टच। मेरी माँ मुझे पहचानेगी, मुझे कोई टुकड़ा उससे अलग नहीं कर सकता। जैसे ही वो उसके हाथ डुप्लीकेट की स्किन को छूते हैं, उस पर मिरर का सरफेस चमक उठता है। अजीब सी ताकत आ जाती है। डुप्लीकेट रिया गला एक पल छुड़ाने के लिए हिल जाती है। उसका चेहरा पर दोनों हाथ लगता है, जैसे से धकेलती है। पेंट पानी में घुल रहा हो। नहीं, ये मेरी जगह है, तू बस एक रिफ्लेक्शन है। रिया जोर से चीख कर बोलती है, मैं रिफ्लेक्शन नहीं, मैं असल हूं और तू मेरा साया है। मिरर के सारे टुकड़े एक साथ हिलने लगते हैं।
हर टुकड़े में डुप्लीकेट के चेहरे फटने लगते हैं। अंधेरे में एक डिफिनिंग चीख गूंजती है, जैसे 100 औरतें एक साथ चिल्ला रही हों। रिया घुटनों पे गिर जाती है, सांस फूलती है उसकी। उसके आसपास अब सिर्फ अंधेरा नहीं, बल्कि लाल लहू जैसी धुंध तैर रही है, और उस धुंध के अंदर से धीरे धीरे एक औरत का चेहरा उभरने लगता है। वो पहली वाली, लंबी काले बालों वाली, सफेद आंखों वाली, जो पहले मिरर में दिखाई दी थी। उसकी आवाज धुंध के अंदर से गूंजती है, शाबाश रिया, तू अपने साये को तो हरा गई, लेकिन मुझे हरा पाएगी रिया। आंखों में आंसू बहते हुए उसके सामने लाल धुंध के अंदर से वो असली शैतानी औरत उभर रही थी। काले लंबे बाल, सफेद आंखें और वही टेढ़ी फटी हुई मुस्कान। उसकी आवाज धरती के अंदर से गूंज सी लग रही थी। तू अपने साये को हरा गई, लेकिन मैं तो तेरी रूह तक बस गई हूं। मुझसे बच के जा नहीं पाएगी। रिया खड़ी होती है। उसके पैर अब भी थरथरा रहे थे, लेकिन आंखों में एक अजीब सा हौसला आ गया था। तू दरवाजा है ना, दरवाजा अंदर आने का? तो याद रख, दरवाजा बंद भी किया जा सकता है। शैतानी औरत धीरे धीरे उसके पास आती है। हर कदम पे धरती से जैसे खून की बूंदें उभर कर हवा में तैरने लगती हैं। घर के पुराने कोने, दीवार और जमीन के टुकड़े अंधेरे में गुम हो गए। अब सिर्फ एक लाल समंदर था, और उस समंदर के बीच थी रिया और वो औरत अपनी टेढ़ी उंगलियां रिया के गले में की तरफ बढ़ाती है। तू मेरी जगह ले रही है रिया, तुझे समझना होगा, ये दुनिया और वो दुनिया दोनों में मेरा राज है। रिया अपना दिल बहते संभालते हुए को अपने हाथ की तरफ उठा रही है। खून है और अपने मेरे वजूद का सबूत। मैं असली हूँ, तू सिर्फ वो है जो डर से पैदा हुई है। खून की बूंदें हवा में चमककर जैसे आग बन गईं। औरत चीख कर पीछे हटी। उसकी सफेद आंखें लाल होने लगी। उसके लंबे बाल जले हुए रोप्स की तरह टूटने लग गए। रिया जोर से चीखती है, मैं तुझे वापस उसी अंधेरे में बंद करती हूँ जहां से तू आई थी। उसके हर शब्द के साथ लाल धुंध मिरर के टुकड़ों में बदलने लगी। हर टुकड़ा हवा में तैर कर उस औरत के इर्द गिर्द घूमने लगा, जैसे वो उसे कैद कर रहा हो। औरत गूंजती हुई आवाज में चीखने लगी, नहीं रिया, दरवाजा हमेशा खुला रहेगा जब तक तुम इंसान डरते रहोगे। तभी वहां पर जोर का धमाका हुआ और सारे टुकड़े एक साथ चमक कर उठे और फिर अंधेरे में डूब गए। रिया बेहोश होकर गिर गई। सुबह की रोशनी खिड़की से अंदर गिर रही थी। रिया ने आंखें खोली तो उसने देखा कि वो अपने कमरे के फ्लोर पर पड़ी हुई है। उसकी माँ उसके पास बैठी रो रही है। रिया, तू ठीक है ना बेटा? पूरे घर के दरवाजे रात भर बंद था। मैं कुछ भी नहीं कर पाई। रिया ने अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया। उसका दिल अभी तेजी से धड़क रहा था, लेकिन अब अजीब सी शांति थी। उसने माँ को गले लगा लिया। मिरर, उसने जल्दी से पलटकर देखा। पूरे घर में जगह जगह टुकड़े बिखरे थे, सब गायब हो गए थे। रात के 11 बज रहे थे। शहर से थोड़ा दूर एक सुनसान रोड पर राघव अपने फादर के साथ बाइक पर जा रहा था। सड़क के दोनों तरफ गहरा अंधेरा था। सिर्फ कभी कभी पेड़ों के बीच से बल्ब जैसी हल्की सी रोशनी चमक कर
गायब हो जाती। हवा तेज चल रही थी। राघव अपने फादर की कमर कसकर पकड़कर बैठा था, पर उसकी नजर बार बार साइड मिरर में जा रही थी। हर बार मिरर में कुछ ऐसा दिख जाता जो असल रोड पे था ही नहीं। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। एक पल के लिए उसने देखा कि जिस सीट पर वो खुद बैठा हुआ है, पर मिरर वाले राघव के हाथ में एक छोटी सी डॉल थी। उसकी मुस्कान अंधेरे में भी चमक रही थी। राघव ने डर के मारे आंख झपकाई। दोबारा जब उसने मिरर में देखा तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। बस हवा में सिर्फ धूल के कण उड़ रहे थे। उसने सोचा शायद वो सपना देख रहा हो, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। सड़क के किनारे एक छोटी सी दुकान थी, पुरानी और टूटी फूटी सी। बाइक रुकते ही उसकी खिड़की से एक बूढ़ी औरत झुकती हुई नजर आई। उसके हाथ में एक छोटा सा बंडल था जो कपड़े में लपेटकर बांधी गई थी। उसने राघव के फादर को देखा और बिना कुछ कहे वो बंडल सीधा राघव की गोद में रख दिया। कपड़े के अंदर से पुरानी लबूबू डॉल निकली। उसके कपड़े फटे हुए थे, आंखें थोड़ी बाहर निकली हुई थी और होठ पे एक चिपकी हुई क्रीपी मुस्कान। और सबसे अजीब बात, उसके एक स्लीव पर सूखा हुआ खून चिपका हुआ था। बूढ़ी औरत बस इतना बोली, इसे संभाल कर रखना, ये तुम्हारे बेटे को बचाएगी या फिर ले डूबेगी। और इतना कहकर वो अंदर चली गई जैसे कभी थी ही नहीं। राघव के फादर ने उसे जोक समझकर उड़ा दिया, पर राघव की आंखें अभी भी उस डॉल पर टिक गई थी। उसने अपने छोटे से हाथ से डॉल को उठाया और तभी उसने क्लियरली एक आवाज सुनी, राघव। राघव ने अपने पिता को बताया। बाइक घर के कंपाउंड में घुस गई। राघव ने अपने पिता से इस बारे में बात करना चाही, लेकिन उसके फादर ने कहा, अरे ये सब बकवास है, पुराने लोगों की कहानियां, एक खिलौना बस खिलौना होता है। पर राघव चुप था। उसकी नजर डॉल से हटी नहीं रही थी। डॉल के होठों पर चिपकी हुई वो मुस्कान ऐसी लग रही थी जैसे अंधेरे में और बड़ी हो गई हो। रात को जब सब सो गए, राघव ने डॉल को अपने तकिए के पास रख दिया, लेकिन नींद में ही उसने महसूस किया जैसे कोई उसके कान के बिल्कुल पास से उसका नाम ले रहा हो, राघव। उसने आंख खोली। कमरा बिल्कुल खामोश था। बस एक चीज बदल गई थी। डॉल अब तकिए के पास नहीं थी। वो बेड के कोने पर बैठी हुई थी और उसके कपड़े पर छोटे छोटे लाल दाग चमक रहे थे, जैसे नए नए खून के। ये देखकर राघव घबरा गया। उसे लगा कि उसने कोई सपना देखा है, इसीलिए उसने फट से कंबल उठाई और अपने चेहरे तक ढक के दुबक कर सो गया। सुबह माँ ने जब डॉल उठाई तो कपड़े गीले थे। ये दाग कैसे आए? उन्होंने घबराहट में पूछा, पर कोई जवाब नहीं मिला। अगली रात बात और डरावनी हो गई। राघव ने अपने बेडरूम के मिरर में देखा कि डॉल उसके पीछे बैठी है, लेकिन असल में डॉल उसके बेड पे बिल्कुल दूसरी जगह थी। मिरर वाली डॉल सीधा उसकी तरफ देखकर अपनी उंगली होठों पर रखती है, जैसे कह रही हो, चुप रहो। राघव का दिल तेज धड़कने लगा। वो डर गया। वो चिल्लाने ही वाला था कि मिरर वाली डॉल ने अपने होठ हिलाए। उसने क्लियरली देखा था, ये बच के रहना। उसने पलट कर देखा तो असल डॉल बिल्कुल सीधी बैठी हुई थी, हिली तक नहीं थी। वो बुरी तरीके से डर गया, पर उसे लगा शायद ये उसका वहम है। अगले कुछ दिन तक सुबह डॉल बेड की अलग अलग जगह पे मिलती।
कभी विंडो के बिल्कुल नीचे, कभी अलमारी के अंदर, कभी राघव की चेस्ट पे रखी हुई। और हर बार उसके कपड़े पर नए खून के दाग होते। राघव ने अपने पिता को ये बताना चाहा, पर जब भी वो डॉल उठाते उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। एक रात तो हालत और खराब हो गई। राघव सपने में अपने जैसे एक और बच्चे को देखता है, लेकिन उसका फेस पूरा काला, आंखें खाली और हाथ में एक छुरी। और उसके ठीक पीछे लबूबू डॉल खड़ी है, पूरे खून में भीगी हुई। डॉल उसे घूर रही थी, जैसे कह रही हो, या तो ये या तू। राघव ने झटके से अपनी आंख खोली। उसका शर्ट पसीने में भीगा था और तभी उसने देखा कि उसके बेड के बिल्कुल नीचे से कोई पतली सी उंगली बाहर निकलकर धीरे से कारपेट को खुरच रही है। वो उंगली लबूबू डॉल की थी। उस रात राघव की माँ ने भी एक अजीब सा सपना देखा। सपने में उन्होंने अपने बचपन का एक सीन देखा। वो अपने घर के एक कमरे में खड़ी थी और सामने वो ही लबूबू डॉल रखा था। लेकिन डॉल नया था, बिल्कुल साफ, उसके कपड़े फ्रेश, मुस्कान थोड़ी हल्की थी। तभी उन्होंने देखा कि उनके पीछे एक अंधेरे जैसा चेहरा उभर कर आ रहा है। काली आंखों वाला, लंबी उंगलियों वाला एक साया। डॉल उस साये के सामने खड़ा था, जैसे उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो। पर उस मोमेंट पर माँ की आंख खुल गई। वो बुरी तरीके से डर गई। तभी उन्हें कुछ याद आया। अगली सुबह उन्होंने पुराने ट्रंक खोलने का सोचा, जो उनके घर के स्टोर रूम में पड़ा हुआ था। उस ट्रंक में उन्हें कुछ पुरानी हो चुकी तस्वीरें मिली। उन तस्वीरों में हर जनरेशन के एक बच्चे के साथ वही लबूबू डॉल था। 1960, 1940 और उससे भी पहले की तस्वीरें। हर जगह डॉल बिल्कुल सेम थी, बस उसके कपड़े बदलते रहे। उन तस्वीरों के नीचे एक पुराना कागज भी मिला, जिसमें लिखा था, लबूबू इज नॉट अ टॉय, इट इज द गार्डियन बॉन्ड बाय कर्स। वन चाइल्ड इज चूजन इन एवरी ब्लड लाइन, द डॉल प्रोटेक्ट्स वन बट डिमांड्स माँ के अनदर। हाथ कांपने लगे। मतलब हर जनरेशन में एक बच्चा बचा रहता था, पर उसके बदले कोई और, चाहे फैमिली का हो या कोई और बच्चा, अपनी जान गंवा देता था। डॉल एक एंजल भी थी और एक कर्स भी। राघव की माँ को अब समझ आया कि इस डॉल के कपड़ों पर खून क्यों होता था। डॉल रात को किसी डार्क एंटिटी से लड़ती थी, जो हर जनरेशन में एक बच्चे की जान लेने आती थी। लेकिन इस लड़ाई का दाम भी लगता था। हर दफ़ा एक और निर्दोष बच्चा या तो गायब हो जाता या डेड मिलता। और सबसे बड़ा राज, डॉल असल में एक बच्चे की आत्मा से बनी थी। बहुत सालों पहले एक बच्चा अपने घर को बचाने के लिए बलि चढ़ा था और उसकी आत्मा को इस डॉल में बांध दिया गया था। तब से डॉल हर जनरेशन के एक बच्चे को गार्ड करती है, लेकिन अपना कर्ज भी साथ लाती है। एक को बचाने के लिए एक और को मरना पड़ता। राघव के फादर ने इसे बकवास कहा, उस पर यकीन नहीं किया, पर उसी रात उन्हें भी सपना आया। उन्होंने देखा कि एक अंधेरा उनके घर में घुस रहा है और लबूबू डॉल खुद अपनी छोटी सी बॉडी से उस अंधेरे को रोक रही है। पर उस अंधेरे के अंदर दो आंखें थी जो सीधा उनकी तरफ देख रही थी। और फिर उन्होंने अपने सामने सपने में अपने ही बेटे को डेड वर्जन में देखा। बिना जान, पीली स्किन, आंखों के नीचे काले गड्ढे। उसके पास खड़ी डॉल खुद खून से भीगी हुई थी और
छुरी पकड़े थी। तभी जोर से आवाज आई, वन विल लीव, वन विल डाई। राघव के फादर ने सपना किसी से शेयर नहीं किया। वो पूरी तरीके से डर गए थे, पर सुबह उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। माँ समझ गई कि उन्होंने भी कुछ देखा है, लेकिन दोनों चुप रहे। सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन थी दोनों के सपने में। डॉल खुद चल रही थी, खुद लड़ रही थी और खुद खून में भीग रही थी। उस रात राघव ने नींद में देखा कि वो एक अजीब अंधेरे कमरे में खड़ा है। दरवाजे, दीवारें काली, जमीन दलदल जैसी और हवा में एक गंदी सी बदबू। उसके सामने उसका खुद का परछाई खड़ी थी। काला, आंखों में गड्ढे, उसी की हाइट और शक्ल का। परछाई के हाथ में छुरी थी और उसके पीछे लबूबू डॉल खड़ी थी, पर यह डॉल असल वाली डॉल से अलग लग रही थी। इसके दांत बड़े थे, होठ खुले हुए थे और आंखें अंधेरे में भी चमक रही थी। वो सीधा राघव को देखकर बोली, चूज वन, या तू या वो। राघव चीख कर उठ बैठा। उसका गला सूख गया था, लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी, जब उसने बेड के कोने में देखा तो डॉल उसी पोजीशन में बैठी थी जो उसने सपने में देखा था। सर झुकाकर सीधा उसे देख रही थी। माँ ने घबराहट में अगले ही दिन एक काम किया। उन्होंने कमरे में एक सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया ताकि सच समझ आए। रात को रिकॉर्डिंग चलती रही। सुबह माँ ने फुटेज देखी तो उनकी सांस अटक गई। फुटेज में क्लियरली दिख रहा था, आधी रात को डॉल अपने आप हिलती है, धीरे से बेड से उतरकर खिड़की के पास जाती है। वहाँ जाकर वो किसी इनविजिबल चीज़ से लड़ने लगती है। उसके छोटे छोटे हाथ हिल रहे थे और कभी कभी उसके कपड़े छिल जाते और खून टपकाने लगते। लेकिन अगला मोमेंट और भी ज़्यादा हैरत अंगेज था। कैमरे में एक सेकंड के लिए राघव गायब हो जाता है और उसकी जगह एक डेड चाइल्ड की बॉडी पड़ी होती है। सफ़ेद, ठंडी, आंखें खुली और होठ नीले। और डॉल उसके बेड पर लेटे हुए चैन से सो रही थी, जैसे असली बच्चा वो ही हो। फुटेज बस एक सेकंड का था, फिर भी सब नॉर्मल था। बाद में जैसे कोई ग्लिच हो, लेकिन माँ के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उस दिन से उन्होंने नोटिस किया कि मिरर में रिफ्लेक्शन वाली डॉल अलग बिहेव करती है। जब असल डॉल चुप बैठी होती है, रिफ्लेक्शन वाली डॉल कभी आंख झपका देती है, कभी अपना सिर हिला देती है और कभी तो सीधा लिखने लगती है, रन। एक रात माँ बाथरूम में गई और वहाँ के मिरर में उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो उनकी चीख निकल गई। रिफ्लेक्शन में डॉल उनके पीछे खड़ी थी, उनके होठ खुले हुए थे। उसने क्लियरली कहा, आज रात 1 चला जाएगा। रात के 12 बजे घर के आंगन में अंधेरा बरसा हुआ था। राघव की माँ ने हिम्मत जुटाकर पुरानी लबूबू डॉल को ज़मीन पर रखा और मिट्टी का तेल डालकर माचिस जलाई। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। जब ये डॉल ही नहीं रहेगी तो फिर मेरे बच्चे को कोई मुझसे दूर ही नहीं कर पाएगा। अगले ही पल डॉल के कपड़े वाली बॉडी जलने लगी, पर जैसे जैसे आग बढ़ी, डॉल से धुआं और चीख जैसी आवाज़ निकलने लगी। माँ कांपते हुए बोली, बस अब सब खत्म, मेरा बच्चा अब सुरक्षित है। लेकिन जैसे ही कपड़े जल गए, अंदर से एक छोटी बच्ची का कंकाल नजर आने लगा। तभी उस कंकाल के जबड़े हिले और आवाज़ आई, तुमने ये अच्छा नहीं किया, अब तुम्हारे बेटे की बारी है। माँ के हाथों से माचिस गिर गई, आग अपने आप बुझ गई। डॉल का कंकाल फिर से कपड़े में लिपटकर नॉर्मल डॉल जैसा हो गया।
बस उसकी आंखें अब पहले से ज्यादा चमक रही थी। उस रात राघव नींद में बड़बड़ा रहा था। माँ उसके कमरे में गई तो देखा राघव करवट बदल कर कह रहा था, नहीं, मैं उसके साथ नहीं जाऊंगा, मुझे बचाओ। तभी अचानक से कमरे के मिरर चमक उठा। मिरर में वही शैडो एंटिटी नजर आई, लंबी उंगलियों वाला, गहरी आंखों वाला साया। वो राघव की ओर इशारा कर रहा था, लेकिन उसी वक्त असली डॉल बेड से उठी और मिरर के सामने खड़ी हो गई। डॉल ने अपनी पतली उंगली उठाकर उस एंटिटी की ओर पॉइंट किया और जमीन पर गिर गई, जैसे पूरी ताकत लगा चुकी हो। मिरर फटने जैसा हिला और एंटिटी गायब हो गई। राघव चौंक कर जागा। डॉल उसकी ओर देख रही थी और उसके होठ जरा से हिले। एनिमी नहीं हूं मैं। हाँ, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं, तुम मुझे अपना दुश्मन मत समझो और तुम्हें चूज करना ही होगा। सुबह माँ ट्रंक को खंगालने लगी। राघव भी उनके साथ था। उसकी माँ ने उसे बताया कि वो सब जानती है, उन्होंने सब देख लिया है। क्या पता उसे कुछ रास्ता मिल जाए इस सब से छुटकारा पाने का। तभी उसमें से एक पुराना सा कागज निकला। उसमें लिखा था, लबूबू एक गार्जियन है, ये तुम्हें उस अंधेरे से बचाती है, लेकिन इसकी एक शर्त है, हर जनरेशन में एक बच्चा कुर्बानी बनेगा। अगर डॉल को तोड़ दिया तो वो एंटिटी खुद घर के सब लोगों को खा जाएगी। राघव का दिल बैठ गया। राघव, मतलब या तो मैं बचूंगा या कोई और मर जाएगा। माँ की आंखें भर आई। हाँ बेटा, इसीलिए अब ये कर्स है। अब राघव के फादर ने भी सीसीटीवी देखा। इस बार फुटेज में दिखा कि रात के 3:33 पर डॉल खुद उठती है और कमरे में अंधेरे का बड़ा साया फैलता है। डॉल उस एंटिटी से लड़ती है, लेकिन जैसे ही डॉल गिरने वाली होती है, फुटेज ग्लिच करता है और एक छोटी बच्ची की रूह दिखाई देती है, वही कंकाल वाली बच्ची। वो बच्ची एंटिटी को रोक रही थी और उसके चेहरे पर खून से सनी मुस्कान थी। फुटेज खत्म होते ही बत्ती गुल हो गई। उसके पापा भी बुरी तरीके से डर गए कि अब क्या करें, इसको कैसे ठीक करें। उस रात माँ ने मिरर में देखा कि डॉल रिफ्लेक्शन में खड़ी है, लेकिन इस बार डॉल का रिफ्लेक्शन रो रहा था। आंसू खून जैसे लाल थे। रिफ्लेक्शन वाली डॉल ने अपनी उंगली खून से दीवार पर लिखा, चूज बिफोर ब्लड मून। माँ कांप गई। उस रात ब्लड मून ही था, ब्लड मून नाइट। रात 12 बजे घर में तेज हवा चलने लगी। हर खिड़की अपने आप खुल गई। राघव के कमरे में डॉल खुद खड़ी हो गई और राघव की ओर इशारा करके बोली, चुनो, या तुम या वो। अगर तुमने नहीं चुना तो वो तुम्हारे पूरे परिवार को खा जाएगा, इसीलिए चुनो, या तुम या तुम्हारा परिवार। दूसरी एंटिटी भी सामने आ गई। उसकी परछाई लंबी होकर छत तक फैल गई। उसकी आंखें खून से टपक रही थी। वो एंटिटी जोर से चिल्लाई, अगर तुम नहीं आए तो तुम सब के सब मरोगे। राघव कांपते हुए माँ के पास भागा। माँ ने उसे कसकर पकड़ा। तभी डॉल अपने असली रूप में आ गई। उसका कंकाल बाहर आ गया और छोटी बच्ची की आत्मा राघव के सामने खड़ी हो गई। उस बच्ची ने धीरे से कहा, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, मैं तुम्हें बचाने के लिए ही कुर्बान हुई थी, लेकिन मेरा कर्ज है, एक को बचाना है तो एक को खोना पड़ेगा। राघव ने कांपती हुई आवाज में पूछा, लेकिन अगर मैं सेक्रीफाइस करूं तो मेरी फैमिली सेफ रहेगी? बच्चे की आत्मा ने सिर झुकाकर कहा, हाँ। एंटिटी गरजती रही। खिड़कियां टूटने लगी। घर हिल रहा था।
फादर ने डॉल उठाई और चिल्लाए, नहीं, ये सब अब यहीं खत्म होगा। उन्होंने डॉल को तोड़ने के लिए जमीन पर पटक दिया, लेकिन तभी पूरी दीवार पर खून से लिखा हुआ उभरा, ब्रेक इज इक्वल्स टू डेथ ऑल। मतलब अगर इस डॉल को तोड़ा गया तो सभी के सभी मर जाएंगे। तभी पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अंधेरे में बस राघव की हल्की सी चीख गूंजी, फिर शांति। लाइट वापस आ गई। बेड पर राघव शांत सो रहा था। डॉल उसके पास बैठी थी, खून से भीगी हुई लेकिन मुस्कुराती हुई। माँ और पिता ने चैन की सांस ली, लेकिन जैसे ही उन्होंने मिरर में देखा, मिरर वाले राघव की आंखें पूरी तरह से काली थी। उसने होठ हिलाए, अब मेरी बारी है। अगले दिन राघव की माँ ने फिर से ट्रंक को अच्छे से खंगालना शुरू किया। पुराने कागज के नीचे उन्हें एक आधी जली हुई डायरी मिली। डायरी अंग्रेजी और टूटी फूटी लैटिन भाषा में लिखी थी। उसमें लिखा था, द कर्स कैन एंड ओनली व्हेन द चूजन चाइल्ड ऑफर्स लव इंस्टीड ऑफ ब्लड। माँ का दिमाग चकरा गया। उन्होंने डायरी पूरी पढ़ने की कोशिश की। उसमें लिखा था कि जिस बच्चे की आत्मा को डॉल में बांधा गया था, उसे कभी प्यार नहीं मिला। वो सैक्रिफाइस के रूप में मरी, इसीलिए कर्स में फंसी रही। हर जनरेशन में वो बच्ची मौत के बदले जिंदगी लेती रही। लेकिन अगर कोई बच्चा अपनी जान देने की जगह उसे अपना दोस्त मान ले, उसका दर्द बांट ले, तो उसका अधूरा सफर पूरा हो सकता है। पर वो भी ऐसा कैसे होने दे सकते थे? अपने बच्चे को पूरी जिंदगी एक आत्मा के साथ कैसे बांध देते? इसीलिए उन्होंने तय किया कि वो इस सब से लड़ेंगे। अगर उन्हें अपनी जान भी देनी पड़ जाए तो भी वो पीछे नहीं हटेंगे। रात को राघव ने महसूस किया कि डॉल उसके पास खड़ी है। उसकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई हैं। राघव डरने के बजाय उससे बोला, तुम मुझे मारना नहीं चाहती ना? तुम बस अकेली हो। डॉल की आंखों से 2 बूंद आंसू के गिर गए। कंकाल वाली बच्ची की आवाज आई, मुझे कोई अपना नहीं कहता, इसीलिए मैं यहाँ फंस गई हूँ। उसी रात ब्लड मून फिर से आसमान में आया। शैडो एंटिटी और भी ज्यादा ताकतवर हो गई। खिड़कियां जोर जोर से बजने लगी। दीवारों से खून रिसने लगा। एंटिटी ने कमरे में कदम रखा। उसकी आवाज गूंजी, एक को आना ही होगा वरना सबको खा जाऊंगा। माँ और पिता राघव के सामने खड़े हो गए। डॉल कंकाल में बदल चुकी थी और एंटिटी से लड़ने लगी, लेकिन डॉल की हड्डियां टूटने लगी। अब वो कमजोर पड़ रही थी। एंटिटी ने राघव की ओर इशारा किया, चूज, या तू या तेरे माँ बाप। राघव कांपते हुए डॉल के पास गया। उसने कंकाल वाली बच्ची को गोद में उठा लिया। राघव रोते हुए, तुम मेरा खिलौना नहीं हो, तुम मेरी दोस्त हो। तुम मुझे बचाने के लिए नहीं बल्कि मेरे साथ रहने के लिए बनी हो। मैं तुमसे दोस्ती टूटने नहीं दूंगा। कंकाल वाली बच्ची की आंखें चमकी। पहली बार उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान की जगह सुकून दिखा। उसने एंटिटी की तरफ देखा और कहा, अब मुझे किसी की जान नहीं चाहिए, मैं अब आज़ाद हूँ। अचानक कमरे में तेज रोशनी फैल गई। शैडो एंटिटी चीखने लगी जैसे उसकी पूरी ताकत चल रही हो। डॉल का कंकाल धीरे धीरे राख बन गया। उसकी जगह एक छोटी मासूम बच्ची की परछाई खड़ी थी। उसने राघव की ओर मुस्कुराकर हाथ हिलाया, थैंक यू, अब मैं फ्री हो गई। और वो रोशनी में विलीन हो गई।
एंटिटी भी राख बनकर गायब हो गया। सुबह जब सब जागे तो पहली बार घर में शांति थी। कोई अजीब आवाज, कोई खून के दाग, कोई मिरर ग्लिच, कुछ नहीं। पुरानी डॉल अब बस राख थी। माँ ने वो राख ट्रंक में रख दी और ट्रंक को बंद कर दिया। राघव ने खिड़की से बाहर देखा और मुस्कुराया। अब कोई और बच्चा नहीं मरेगा। रात को जब सब सो रहे थे, सीसीटीवी खुद ब खुद चालू हो गया। फुटेज में राघव अपने बेड पर सोता दिखा, लेकिन मिरर में एक छोटी बच्ची की झलक आई, वही जो कर्ज से आजाद हुई थी। उसने राघव के सिर पर हाथ फेरा और धीरे से बोली, दोस्त बनाया है, अब हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। कैमरा ग्लिच करता है और लास्ट फ्रेम में डॉल की पुरानी मुस्कान दोबारा दिखाई देती है, लेकिन इस बार डरावनी नहीं, मासूम। दोस्तों, अगर आप सभी को ये कहानी पसंद आई हो तो ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।